अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसका नाम ज़मीनी तारीख के सबसे बड़े इवेंट अपोलो 11 मिशन की याद दिलाता है, नील आर्मस्ट्रांग। अब नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप सब तो सिर्फ यही जानते हैं कि ये वो शख्स था जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा, लेकिन इसकी मुकम्मल बायोग्राफी कोई नहीं जानता। तो आइए आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल बायोग्राफी जानने की कोशिश करते हैं। How do you view your role as command module pilot? दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग 5 अगस्त 1930 को यूनाइटेड स्टेट्स में ओहियो नाम के एक शहर में पैदा हुए। आसमानों को बुलंदियों को छूना उनका बचपन से ख्वाब था और उन्होंने अपनी स्कूल लेवल की तालीम भी साइंस सब्जेक्ट्स के साथ पूरी की। दोस्तों, उन्होंने 1947 में पर्ड्यू नाम की एक यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की और यूएस नेवी में शामिल हुए और 1949 में एक्टिव सोल्जर के तौर पर यूएस नेवी में शामिल हुए। मगर दोस्तों, उनका बचपन से ख्वाब तो साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करना ही था, इसलिए जल्द ही उन्होंने यूएस नेवी को छोड़ दिया और वैसे भी नासा की तरफ से उनको काफी इन्विटेशंस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने नासा में ज्वाइनिंग कर ली। अब चूंकि वो बहुत ज़हीन थे, इसलिए उन्हें सीनियर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चर का दर्जा दिया गया और जल्द ही उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली। अब आया वो दिन 16 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अपोलो 11 मिशन के जरिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए चांद तक पहुंचे। इस मिशन को लीड कर रहे थे खुद नील आर्मस्ट्रांग, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। ये तीनों नाम ही तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन तो बहुत मशहूर हो जाते हैं, लेकिन माइकल कॉलिंस को कोई नहीं जानता। आखिर क्यों है ऐसा? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे आपको बताऊंगा। अब आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब इनका लूनर मॉड्यूल चांद की सरफेस पर लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले आदमी बन जाते हैं चांद की सरफेस पर कदम रखने वाले। उनके तारीखी अल्फाज ये थे कि एक छोटा सा कदम एक इंसान के लिए, लेकिन एक अहम कदम इंसानियत के लिए। एक्चुअली दोस्तों, ये वो वक्त था जब अमेरिका और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रही थी और इसके चलते ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ये स्टेटमेंट दी कि हम इंसानों को चांद तक सही सलामत लेकर जाएंगे और उन्हें वापस भी लेकर आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अब जॉन एफ कैनेडी की इसी स्टेटमेंट के चलते नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी बज ऑल्ड्रिन चांद की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने काफी सारी डिवाइसेस को भी इंस्टॉल किया। लगभग दोस्तों 21 घंटे तक नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी बज ऑल्ड्रिन चांद की सरफेस से सैंपल्स इकट्ठा करते हैं और इन 21 घंटों के बाद इनके लूनर मॉड्यूल को ऊपर मौजूद सीएसए मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होना था। अब इसी सीएसए मॉड्यूल में ही माइकल कॉलिंस से क्या इसका मतलब है कि सीएसए मॉड्यूल में मौजूद माइकल कॉलिंस कभी भी चांद की सरफेस तक उतरे ही नहीं। शायद ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजंस है कि माइकल कॉलिंस इतने मशहूर नहीं हुए। अब जब इस लूनर मॉड्यूल को सीएसए मॉड्यूल के साथ लिंक करने का वक्त आता है तो इन्हें यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन इस लूनर मॉड्यूल को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि लैंडिंग के वक्त इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा टूट जाता है जो कि इसको रीस्टार्ट करने में मदद करता था। तो आखिरकार वो अपना दिमाग लड़ाते हैं और नील आर्मस्ट्रांग अपने पेन को इस्तेमाल करते हुए, लिटरली अपने पेन को इस्तेमाल करते हुए एक जुगाड़ लगाते हैं जिससे लूनर मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है और फाइनली ये सीएसए मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब फाइनली जब ये लूनर मॉड्यूल सीएसए मॉड्यूल के साथ लिंक हो जाता है तो इस एयरक्राफ्ट को वापस अर्थ की तरफ मोड़ा जाता है और लगभग 68 आवर्स लग जाते हैं इस एयरक्राफ्ट को वापस आते हुए। अब इस एयरक्राफ्ट को वापस जमीन पर लैंड करवाना भी बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि असल में इस एयरक्राफ्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो सर्विस मॉड्यूल है, असल में उसी को जमीन पर लैंड होना था और जब ये सर्विस मॉड्यूल हमारे एटमॉस्फेयर से टकराता, रगड़ खाता तो 95 से भी ज्यादा % चांस था कि इसमें आग लग जाती और तीनों साइंटिस्ट मारे जाते, लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होता और तीनों साइंटिस्ट सेफली जमीन पर लैंड कर जाते हैं और दुनिया भर की हेडलाइंस इन्हीं पर होती हैं। और जिस तरह हर मौसम के बाद एक नए मौसम की शुरुआत होती है, इसी तरह नील आर्मस्ट्रांग की जिंदगी के मौसम का इख्तिताम 25 अगस्त 2012 को हुआ और अब एक नए मौसम की शुरुआत का वक्त है। उम्मीद है मुझे कि आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे पूरे इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें।